तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करें और काफ़ी दिनों से आपको वेट था यूपी पुलिस की असिस्टेंट ऑपरेटर की साइंस। ठीक है दोस्तों, हमारा पहले टारगेट है कि आपको असिस्टेंट ऑपरेटर की कंप्लीट साइंस हम आपको प्रोवाइड करवा दें। और ये कंप्लीट साइंस आपको मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। मेरा नाम है रोहित पुनिया। जैसे ही हमारी असिस्टेंट ऑपरेटर की साइंस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम हेड ऑपरेटर की साइंस स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इजी टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। पूरी थ्योरी के साथ, पूरे एमसीक्यूज के साथ, जो भी एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं वो मैं आपके चैप्टर वाइज यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। ठीक है, कंप्लीट यहाँ पर एनसीईआरटी के वन लाइनर्स नहीं, लाइंस टू लाइंस यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों जब आपका पेपर बनता है ना, तो आपका जो पेपर है वो एनसीईआरटी में से बनता है। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड आपका पेपर रहता है, किसी कूड़े कचरे वाली बुक में से नहीं बनाया जाता है। और आपने यूट्यूब पर देखा होगा, आते हैं टाइम पास करके चले जाते हैं, 6-6 घंटे की मैराथन देते हैं बच्चों को, लेकिन बेनिफिट उससे होता नहीं, नील। ठीक है, तो अपना टाइम वेस्ट आप ऐसे यूट्यूबर्स के बहकावे में आकर न पड़े, बड़े बड़े नामों के चक्रों में न पड़े, कुछ अपना यहाँ पर सेल्फ स्टडी भी करें और साथ साथ जो इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको आप फॉलो करें। अगर आप इन सारे वीडियोस को फॉलो करोगे तो मैं आपको डेफिनेटली गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर असिस्टेंट ऑपरेटर के अंदर 50 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे तो 45 प्लस आपके कहीं पर भी जाने के नहीं है। ये मेरा वादा रहा आपसे। ठीक है, बशर्ते ये है कि आपको डेडिकेटेड होकर सारे वीडियोस देखने हैं और साथ साथ जैसे कि हम हर एक चैप्टर के बाद एमसीक्यूज आपको करवाते हैं। ठीक है, तो पहले आपको चैप्टर की थ्योरी अच्छे से करनी है, उसके बाद जो हम आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाते हैं वो सारे आपको अपने आप खुद ब खुद उनको सोल्व करके देखना है। ठीक है, वैसे तो मैं आपको उनका वीडियो सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ, लेकिन जब भी मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन दूं उससे पहले आपको वीडियो को पॉज कर करके सारे एमसीक्यूज को खुद ब खुद अटेम्प्ट करना है, जिससे आपको ये पता लगेगा दोस्तों कि आपकी जो थ्योरी है वो उस पर कितनी अच्छी यहाँ पर कमांड हो गई है। ठीक है, तो इन सारी बातों को आपका ध्यान रखना है अगर आपको यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के अंदर 45 प्लस स्कोर लेकर आना है साइंस के अंदर। अगर आप मेरे साथ चलोगे तो इतना स्कोर आपका डेफिनेटली आने वाला है, कोई भी माइका लाल यहाँ पर नहीं रोक सकता है। ठीक है, और कंटेंट आपको पता है कैसा कंटेंट हमने आपको एडब्ल्यूटीपीओ के अंदर प्रोवाइड करवाया था। जितना कंटेंट हमने आपको एडब्ल्यूटीपीओ के अंदर प्रोवाइड करवाया था, ठीक है, उसमें से अगर 40 to 50% साइंस भी आ गई ना, ठीक है, तो उसमें भी कोई दुख की बात नहीं है। लेकिन लोगों का 10% भी नहीं आया, कोर्स बेच रहे हैं धड़ल्ले से। ठीक है, गलत बात नहीं है, कोर्स बेचिए, लेकिन बच्चों को कुछ ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवाइए जिससे बच्चे को हेल्प मिले। ठीक है, उसका टाइम वेस्ट न हो। ये 6-6 घंटे की मैराथन चला रही है। एडब्ल्यूटीपीओ का जब एग्जाम था आया नहीं उसमें से 0 भी। ठीक है, तो प्रॉपर टाइम वेस्टिंग है। ऐसे यूट्यूब्स पर अपना टाइम वेस्ट न करें, सेल्फ स्टडी करें और साथ साथ जो इंपॉर्टेंट वीडियोज हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको आप फॉलो करते रहें, तो आपका डेफिनेटली 45 प्लस का स्कोर यहाँ पर हो जाएगा असिस्टेंट ऑपरेटर के अंदर। और जैसे ही हमारा असिस्टेंट ऑपरेटर की साइंस कंप्लीट होती है उसके बाद हम हेड ऑपरेटर की साइंस कंप्लीट यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, इसको मैं मिटा लेता हूँ एक बार। ठीक है भाई, तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे और आज से हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, रे ऑप्टिक्स, और पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसीलिए हमने थोड़ी सी 1-2 मिनट यहाँ पर ली है, लेकिन हमारे वीडियोस के अंदर आपको टाइम वेस्टिंग बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पर चलते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमने आज आपके लिए लिया है रे ऑप्टिक्स का। इसका इंट्रो करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लाइट होती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपका प्योर एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पर कंटेंट बनाया गया है। काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करोगे, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा अगले वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो दोस्तों आगे वीडियोस क्या पता हम आपको प्रोवाइड ना करवाएं, क्योंकि अंदर से भी कुछ ऐसा आने लग जाता है कि भाई
बच्चे तो सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, ठीक है। तो आपके लिए ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करने के लिए हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो इसीलिए आपको वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना है, हर एक ग्रुप के अंदर शेयर करना है, जिस भी ग्रुप के अंदर आप अभी जुड़े हुए हो, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी इंट्रो की, आशा करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज वाले हमारे चैप्टर को। दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा हो तो अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिव्यू उसका दे देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जो आपकी ईएम वेव्स होती हैं, सबसे पहले आती है आपकी रेडियो वेव्स, फिर आती हैं आपकी माइक्रोवेव्स यानी कि सूक्ष्म तरंगे, फिर आती हैं आपकी इंफ्रारेड वेव्स, फिर आती हैं आपकी विजिबल रेज, फिर आती हैं आपकी अल्ट्रावायलेट रेज, फिर आती हैं आपकी एक्स रेज और फिर आती हैं आपकी गामा रेज। याद कैसे करोगे, काफ़ी बार इनका वेवलेंथ का ऑर्डर पूछ लिया जाता है, यानी कि तरंग दैर्घ्य। एग्जामिनर बोलेगा कि भाई इसका वेवलेंथ का ऑर्डर बताओ, वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य। तो अगर आपको इसका ऑर्डर नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो इसको सबसे पहले आपको याद करना है इसी ऑर्डर को। तो इसके लिए आपकी ट्रिक है रिच मैन, आई से बनेगा आपका इन वेनिस, रिच मैन इन वेनिस यूजेस, एक्स से बनेगा एक्स्ट्रा, ई एक्स लगा लो, ठीक है, गोल्ड। तो क्या बनेगा इसकी ट्रिक, रिच मैन इन वेनिस यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड। आर से बन गया आपका रेडियो वेव्स, एम से बन गया आपका माइक्रोवेव्स, आई से बन गया इंफ्रारेड वेव्स, वी से बन गया विजिबल रेज, यू से बन गया आपका अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स से बन गया आपका गामा रेज और जी एक्स से बन गया आपका एक्स रेज और जी से बन गया आपका गामा रेज। अब एग्जामिनर यहाँ पर आपसे क्या पूछता है, वो ये पूछता है कि इसका आपको वेवलेंथ का ऑर्डर बताना है कि वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है, जब भी हम लेफ्ट टू राइट यहाँ पर मूव करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आपको इन सभी को जमाना है। लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं, जो आपका वेवलेंथ होता है यानी कि तरंग दैर्घ्य वो बढ़ता है। सबसे ज़्यादा आपका रेडियो वेव्स का सबसे वेवलेंथ जो होता है वो घटता है, सॉरी एक सेकंड, वेवलेंथ जो होता है आपका वो क्या करता है, घटता है। लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो यहाँ पर जो आपका वेवलेंथ होता है यानी कि तरंग दैर्घ्य वो घटता है। सबसे ज़्यादा आपका रेडियो वेव्स का होता है, फिर आपका माइक्रोवेव्स का होता है, फिर इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है, फिर विजिबल रेज, फिर आपकी अल्ट्रावायलेट वेव्स, फिर एक्स रेज और फिर गामा रेज। गामा रेज का सबसे कम आपका वेवलेंथ होता है और रेडियो वेव्स का सबसे ज़्यादा यहाँ पर वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य होता है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। ये सारी बातें मैंने आपको क्यों बताई हैं, इसीलिए बताई है कि यहाँ पर आ रहा है आपका विजिबल रेज। विजिबल यानी कि जो हमारी आंखें आसानी से जिन वेव्स को आसानी से देख सकती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, विजिबल वेव्स। और आपको इसका वेवलेंथ का ऑर्डर भी पता होना चाहिए, क्या होता है 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर। एग्जामिनर डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछ सकता है कि विजिबल रेज का जो आपका वेवलेंथ होता है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो ये करता है आपका 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर, और इसे ही हम बोलते हैं क्या, प्रकाश। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जो आपकी विजिबल रेज होती हैं, जिनको हमारी आंखें आसानी से देख सकती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश। और इसके अंदर जो आपकी वेवलेंथ होती है वो होती है 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर के अप्रोक्सीमेटली, ये आपको बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। दोस्तों हमारी जो लाइट रेज होती हैं वो क्या करती हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं, यानी कि वेव्स होती हैं आपकी, सॉरी लाइट वेव्स होती हैं हमारी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं, और ये आपकी स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती हैं। लाइट वेव्स हमेशा आपकी स्ट्रेट लाइन के अंदर यानी कि सीधी रेखा के अंदर आपकी प्रकाश तरंगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यात्रा करती हैं। अब एक पॉइंट और आता है यहाँ पर, रे ऑफ लाइट।
यानी कि प्रकाश की किरण, एक आता है आपका बीम ऑफ लाइट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों ये जो हमारी ये जो मैंने बनाई है यहाँ पर, ठीक है, जो आपका एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है लाइट, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रे। इसे हम बोलते हैं रे यानी कि किरण। लेकिन जब ये किरणें, मान लीजिए कोई सोर्स है, यहां से आपकी रेज निकल रही हैं, ठीक है, ये कन्वर्जिंग भी हो सकती है और डाइवर्जिंग भी हो सकती है। मान लीजिए इस डायरेक्शन के अंदर आपकी लाइट्स निकल रही हैं, ठीक है, तो ये सारी ये क्या है? हमारी रे है यानी कि किरण है। तो ये सारी किरणें मिलकर एक गुच्छा जो आपका बनता है, इस गुच्छे को क्या बोलते हैं हम? प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज, ठीक है, जो आपका किरणों का एक गुच्छा यानी कि गुच्छा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज या बीम ऑफ लाइट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बीम ऑफ लाइट भी आपका दो प्रकार का होता है। तो बीम ऑफ लाइट आपका, एक सेकेंड, बीम ऑफ लाइट भी आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है, एग्जामिनर पूछ ले तो आपका यहां पर मैं कर देता हूं इसको। फर्स्ट होता है आपका कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट, और एक होता है डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट के अंदर क्या होता है मेरे मित्रों? मान लीजिए रेज जा रही है, ठीक है, जब ये रेज जाकर एक किसी बिंदु पर क्या होती है? इकट्ठी होती हैं यानी कि कन्वर्ज होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बीम। अब क्या होगा? एक सोर्स होगा जिससे यहां पर क्या निकलेंगी? रेज निकलेंगी, ठीक है। यहां पर क्या होती है? ये रेज क्या होती है? फैल जाती हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम? डाइवर्ज हो जाती हैं ये, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट बीम, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। कन्वर्जेंट बीम के अंदर जो रेज ऑफ लाइट होती हैं वो एक जगह पर कन्वर्ज होती हैं, और डाइवर्जेंट के अंदर जो लाइट्स होती हैं वो एक सोर्स से क्या करती हैं? डाइवर्ज होती हैं, यानी कि अलग अलग स्थानों में क्या हो जाती हैं? वो फैल जाती हैं। तो ये सारी बातें थी, कुछ बेसिक थे जो आपको पता होने चाहिए। अब आपको ये पॉइंट तो पता ही है, 10th क्लास से आप पढ़ रहे, तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो किस में ज़्यादा होती है? वैक्यूम के अंदर। डायरेक्ट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एग्जामिनर पूछेगा जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो मैक्सिमम कहाँ पर होती है? तो वैक्यूम के अंदर होती है, ठीक है, और इसकी ये हाईएस्ट स्पीड होती है। स्पीड ऑफ लाइट की आपको याद रखनी है, क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड ऑफ लाइट की क्या रहेगी? यूनिट रहेगी। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन वैक्यूम, यानी कि निर्वात में प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा होती है, और इसकी जो आपकी वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट की 3 × 10⁸, और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट रहेगी। याद रखना, यूनिट भी एग्जामिनर आपसे यहाँ पर पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है आपका रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या बोलते हैं हिंदी में? गोलीय दर्पण ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रकाश का परावर्तन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आपने 10th क्लास के अंदर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा रिमेंबर यहाँ पर मैं करवा देता हूँ। जो आपकी एक रे ऑफ लाइट किसी पॉलिश सरफेस के ऊपर टकराती है तो क्या होती है? बाउंस बैक कर जाती है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्शन। जो आपकी एक रे ऑफ लाइट किसी पॉलिश सरफेस पर टकराती है और वो बाउंस बैक कर जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रे रिफ्लेक्शन, ठीक है, सॉरी रिफ्लेक्शन बोलते हैं उसको। अब यहाँ पर आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर पढ़ेंगे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे को हिंदी में बोलते हैं, भाई हिंदी वालों के लिए भी करना पड़ता है भाई। इंसिडेंट रे को यहाँ पर बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। नॉर्मल को यहां पर बोलेंगे हम अभिलंब, नॉर्मल को क्या बोलेंगे हम? अभिलंब। और रिफ्लेक्टेड रे को बोलेंगे हम परावर्तित। परावर्तित कैसे लिखा जाएगा भाई? परावर्तित, परावर्तित किरण, ठीक है।
इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आ रही है, दूसरा पेन ले लेते हैं। इंसिडेंट रे आपकी यहाँ पर टकराएगी आकर, ठीक है, कहाँ पर, आपकी पॉलिश सरफेस पर। पॉलिश सरफेस किसी आपकी, देखो नीचे आपका एक मिरर दे रखा है, ठीक है, तो मिरर की आपकी पॉलिश सरफेस होती है। तो जैसे ये इंसिडेंट रे आपकी मिरर से टकराती है तो ये बाउंस बैक कर जाती है इस डायरेक्शन के अंदर। इसी डायरेक्शन में क्यों करती है ये, इसीलिए इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, इसीलिए क्या करती है, इसी डायरेक्शन के अंदर क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, यानी कि परावर्तित कर जाती है। अगर हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मान लो हमने कर दिया इस, मान लीजिए ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इस डायरेक्शन में चली गई, ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब तो भाई बराबर नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपका आपतित कोण है वो बराबर नहीं है। अब क्या होगा, यहाँ पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बराबर होगा, ठीक है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर इतना होगा तभी ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है इस डायरेक्शन के अंदर जाएगी, अन्यथा नहीं जाने वाली है। तो ये बात आपको याद रखनी है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पॉइंट है। जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है यानी कि आपतित कोण होता है वो आपका परावर्तित कोण के बराबर होता है। यहाँ पर लिख लीजिए डेल्टा आई बराबर है डेल्टा आर, हमेशा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट पॉइंट है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट पॉइंट हो गया है। सेकंड पॉइंट क्या है, जो आपकी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो आपका नॉर्मल है यानी कि अभिलंब है, ये सारे क्या है एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये हमारा क्या है, पूरा एक प्लेन है। आपका आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये सारे क्या करते हैं, एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं, एक ही प्लेन के अंदर लाई यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, इनको याद रखना है। तो यहाँ पर मैंने बता भी रखा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो आपका एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो आपको ये एंगल ऑफ डेल्टा हमने दे रखा है आर, ये आपका किस किस के बीच में कोण है, ये आपका नॉर्मल यानी कि अभिलंब और रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण के बीच में जो कोण आपका बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ऐसे ही होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतित कोण, ये आपका किस किस के बीच में होता है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण और अभिलंब यानी कि नॉर्मल के बीच में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है इंसिडेंट रे, आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर परावर्तक सतह के अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का और हेड ऑपरेटर का। सर्च कर सकते हैं आप टेलीग्राम पर @UP रैंकर्स IQ, ठीक है। अगर आपको मॉक टेस्ट परचेज करने हैं SSC GD वगैरह के तो आप रैंकर्स IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है और यूपी रैंकर्स IQ पर आपको ये सारी PDFs देखने को मिलेंगी। तो फटाफट से आप यूपी रैंकर्स IQ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट आता है गोलाकार दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, ए स्फेरिकल मिरर इज ए मिरर दैट हैज शेप ऑफ पीस कट आउट ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस। कोई स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, उसमें से हमने कोई पीस मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कट कर लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कट कर लिया, तो ये क्या होता है, हमारा स्फेरिकल मिरर रहेगा। कोई स्फेरिकल सरफेस से जब कोई शेप आपकी कट कर ली जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोई आपकी स्फेरिकल मिरर में से क्या होता है आपका, जब कोई शेप कट कर ली जाती है तो आपकी क्या बनती है, यहाँ पर स्फेरिकल मिरर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है आपका कितने प्रकार के होते हैं स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कनकेव मिरर और एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर।
कनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण और एक आप होता है आपका उत्तल दर्पण। दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। दोनों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं प्लस में इनके यूजेस क्या क्या हैं वो सारे एक एक करके हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हिंदी वालों के लिए बता देता हूँ, कभी यहाँ पर कन्फ्यूज बोलो कि सर सारा आप इंग्लिश में बता रहे हो। गोलाकार दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका आकार गोलाकार सतह से कटे हुए टुकड़े जैसा होता है। कोई गोलाकार सतह है आपकी, जैसा मैंने आपको बताया है, वहाँ से जब कुछ चीज़ कोई सतह को जब हम काटते हैं तो आपका एक गोलाकार दर्पण आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है फर्स्ट आपका कॉनकेव लेंस और सेकंड आता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस को क्या बोलते हैं हम? अवतल दर्पण। कनकेव को क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। कनकेव लेंस के अंदर जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगी वो कहाँ रहेगी? टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी कि परावर्तक सतह उस गोले की केंद्र की ओर यहाँ पर होती है, जो आपका दर्पण का भाग यहाँ पर होता है, ठीक है। चलिए दिखा देता हूँ आपको कनकेव मिरर। ये आपका कनकेव मिरर है। ये आपकी क्या है? पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड लिख लेना भाई, पॉलिश्ड सतह, ठीक है। और ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि परावर्तित सतह, ठीक है। तो कनकेव मिरर के अंदर क्या होती है? जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि परावर्तित सतह होती है वो केंद्र की तरफ होती है, यानी कि टुवार्ड्स द सेंटर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का एक बार हम यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि परावर्तक सतह इसकी केंद्र से दूर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी पॉलिश्ड कहाँ पर है? इस साइड में है, ठीक है। परावर्तक सतह इसकी कहाँ पर है? ये है इसकी परावर्तक सतह। तो इसकी जो परावर्तक सतह है वो आपको सेंटर से यानी कि केंद्र से दूर देखने को मिलेगी। किसके अंदर? कॉन्वेक्स के अंदर। ये होता है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देखने वाले हैं हम कॉनकेव और अवतल दर्पण के। कनकेव का एक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि कनकेव कन्वर्जिंग नेचर है या डाइवर्जिंग नेचर है। तो कनकेव का आपका कन्वर्जिंग नेचर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभिसरित, ये क्या होता है? अभिसरित होता है। अभिसरित मतलब कि ये जो किरणें हैं उसको एक जगह पर इकट्ठा करता है। मान लीजिए किरणें आ रही हैं तो कनकेव मिरर क्या करेगा? उनको एक पॉइंट पर क्या करता है? इकट्ठा करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा आपका, जब कोई आपकी कनकेव मिरर, मान लीजिए कोई कनकेव मिरर दे रखा है और कनकेव मिरर के पास में आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है, यानी कि वस्तु रखी गई है, तो वस्तु आपकी वो कैसी बना, जो आपकी इमेज है वो कैसी बनेगी? ये काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। मैग्नीफाइड बनेगी यानी कि आवर्धित बनेगी, सीधी बनेगी, ये सारी प्रॉपर्टी याद रखनी है। सीधी बनेगी, वर्चुअल बनेगी यानी कि आभासी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जब कनकेव मिरर के पास में जब किसी वस्तु को यानी कि अवतल दर्पण के पास में किसी वस्तु को काफ़ी निकट में रखा जाता है तो जो प्रतिबिंब आपका बनता है वो आवर्धित, सीधा और आभासी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब जैसे हम जो आपका मिरर है और जो आपका ऑब्जेक्ट है यानी कि वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी बढ़ा देते हैं, वैसे ही क्या होता है? जो साइज होता है इमेज का वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और वो जो आपकी इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। क्लोज रहेगा, जब पास में रहेगी आपकी वस्तु मिरर के तो आपकी जो इमेज की प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग रहेंगी। अगर दूर हो जाता है, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो इमेज की प्रॉपर्टीज़ अलग रहेंगी। अगर पास होता है तो मैग्नीफाइड, इरेक्ट, वर्चुअल, आवर्धित, सीधा और आभासी। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी तो आपकी जो साइज है इमेज का वो कम हो जाएगा, और जो आपकी इमेज यानी कि प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वास्तविक और उल्टा।
वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर देखने को मिलेगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद दिमाग में रखने हैं अपने। चलिए भाई अब इसके देखते हैं यूजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यूजेस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको ये पता भी होनी चाहिए। थोड़ा सा बेसिक मैंने यहाँ पर ऐड किया है ताकि आपका थोड़ा 10th का रिवाइज भी हो, ताकि आपको थोड़ी सी और यहाँ पर जानकारी हो सके चीज़ों की, इसलिए थोड़ी सी बेसिक पॉइंट मैंने यहाँ पर ऐड की हैं। ये पॉइंट्स आपको +2 की NCERT के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, जो मैं आपको बता रहा, यूजेस वगैरह वहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये मैंने इसीलिए ऐड किए हैं क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं और ये पूछे जा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के उपयोग यहाँ पर क्या क्या होते हैं तो अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या हैं। टॉर्चिज के अंदर काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, टॉर्चिज के अंदर कौन सा दर्पण आपका यूज किया जाता है, तो ये किया जाता है अवतल दर्पण। सर्च लाइट्स के अंदर आपका यूज किया जाता है व्हीकल की हेडलाइट्स के अंदर। अब यहाँ पर कन्फ्यूज आइयो मत कि व्हीकल की हेडलाइट्स और व्हीकल का जो मिरर होता है उनके अंदर अलग अलग लेंसेज का यूज होता है। हेडलाइट्स के अंदर आपका कनकेव मिरर का होता है, लेकिन मिरर का उसका व्हीकल के मिरर जो आपके वो लगे रहते हैं ना साइडों में शीशे गाड़ियों में, तो वहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज आना बिल्कुल भी नहीं है। तो व्हीकल की हेडलाइट्स में कनकेव मिरर का आपको यूज देखने को मिलता है। शेविंग मिरर्स के अंदर आपका यहाँ पर यूज देखने को मिलेगा ताकि हमें क्या बड़ी छवि दिखाई दे, किसकी, हमारे चेहरे की बड़ी छवि देखने के लिए कौन से लेंस का यूज होता है। काफ़ी बार यूज होता है ऐसा कौन सा लेंस है जो बड़ी छवि दिखाता है किसी भी वस्तु की, तो वो होता है आपका अवतल दर्पण। डेंटिस्ट यूज करते हैं, जो पेशेंट होते हैं उनके टीथ्स को चेक करने के लिए आपके कॉनकेव मिरर्स का यूज यहाँ पर होता है, ठीक है। सोलर फर्नेसिस, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सोलर फर्नेसिस के अंदर भी आपका कनकेव मिरर का यूज आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। किसका, यहाँ पर हिंदी में भी देख लो, सौर भट्टियों के अंदर, सौर भट्टियों के अंदर आपका अवतल दर्पण का यहाँ पर यूज देखने को मिलता है। वाहनों की हेडलाइट, सर्च लाइट और टॉर्चिस बैटरीज के अंदर, इन सभी में आपका अवतल दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। अब आता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव की कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी थी, वो एक जगह कन्वर्ज कर रहा था, लेकिन जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी होती है। कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल दर्पण कि यहाँ पर आपको डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। एक सोर्स से डाइवर्ज मतलब क्या होता है, एक सोर्स जब रे ऑफ लाइट अलग अलग डायरेक्शन के अंदर क्या होती हैं, जाती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर डाइवर्जिंग प्रॉपर्टीज। और ये प्रॉपर्टीज आपको कॉन्वेक्स मिरर के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं किस प्रकार की यहाँ पर छवियाँ आपको देखने को मिलती हैं। तो वर्चुअल, इरेक्ट और डीमाइनाइज्ड यहाँ पर आपको छवियाँ देखने को मिलती हैं। कैसी छवियाँ बनती हैं उत्तल दर्पण पर, तो उत्तल दर्पण पर बनती है आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब आपको यहाँ पर हमेशा उत्तल दर्पण में देखने को मिलता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे आपको यहाँ पर याद रखने हैं। गॉट इट। नेक्स्ट आता है आपका यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के यहाँ पर क्या क्या यूज होते हैं, तो यहाँ पर दे रखा है रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल। मैंने आपको बता दिया है व्हीकल्स के जो मिरर्स होते हैं उनके अंदर आपका कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण का यूज होता है। पश्च दृश्य दर्पण, ठीक है, हिंदी में भी पश्च दृश्य दर्पण के अंदर आपका कहाँ पर, वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए भाई अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आ गया भाई, इंपॉर्टेंट टर्म्स। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल को एक्सिस को हिंदी बोलते हैं प्रधान अक्ष, ठीक है। आगे आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, आगे सब मैंने लिख रखा है। या वो कॉनकेव मिरर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्र केंद्र। फिर आता आपका ध्रुव यानी कि पोल। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्र त्रिज्या हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारे हिंदी में मैंने आपको बता दिए। अब इनकी सारों की देखते हैं कि आपका इनकी डेफिनेशन क्या क्या है, ठीक है। तो एक एक करके सभी की डेफिनेशन यहाँ पर देखने हम वाले हैं, ठीक है। मिरर्स के अंदर आपको पोल यहाँ पर देखने को मिलता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मिरर्स के अंदर जो आपका ज्योमेट्रिक सेंटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोल। पोल कहाँ पर है भाई,
पोल आपका ये रहा, ठीक है। ये आपका मिरर का ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, ज्यामितिक केंद्र होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका पोल, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको ध्रुव, ठीक है। गोलाकार दर्पण का ज्यामितिक केंद्र क्या बोलते हैं, इसे हम ध्रुव। लेकिन लेंसेज में क्या होता है, लेंसेज में होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल केंद्र आपको यहाँ पर देखने को मिलता है किसके अंदर, गोलाकार लेंस के अंदर। सेकंड आता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मिरर का जो सेंटर होता है आपका, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या क्या होता है आपका मिरर का सेंटर है, इसे हम क्या बोलते हैं, वक्र केंद्र, वक्र केंद्र, ठीक है। और इसे हम डिनोट करते हैं किससे, सी से। जो है स्फीयर दिख रहा है आपको, स्फीयर का जो आपका सेंटर है उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्र केंद्र। नेक्स्ट आती है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो रेडियस आपको पता है क्या होती है, ये जो आपको यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक देखने को मिलती है, यही क्या है आपकी रेडियस, ठीक है। जब इसको हम आगे बढ़ा देते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो जो डायमीटर आपका बनता है इसे हम बोलेंगे अपर्चर। डायमीटर जो होता है उसे हम बोलते हैं अपर्चर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं, चेक कर लेते हैं, हिंदी में दवार, दवार बोलते हैं शायद, ठीक है, आगे आ भी जाएगा। अगर डायमीटर की बात करें तो इसे हम बोलेंगे अपर्चर। लेकिन अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस जो होगा, ये आपका रेडियस यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की जो आपकी दूरी होती है, ये आपकी यहाँ पर रेडियस रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दोनों यहाँ पर ले रखे हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये आपका कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव मिरर सॉरी, और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है भाई, आपकी वह लाइन, ठीक है, जो आपकी सेंटर ऑफ, ये पूरी लाइन जो आपकी परपेंडिकुलर लाइन होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को आपस में क्या करती है, जोड़ती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रधान अक्ष, उसको यहाँ पर बोला जाता है। नेक्स्ट आता है अपर्चर, ही मैंने आपको बता दिया है। फिर आता है आपका फोकस। फोकस, फोकस जरूरी है आपको बताना, कहाँ पर गया फोकस, जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो क्या है, वो होगा पोल, सॉरी फोकस। यहाँ से यहाँ तक क्या था आपका आर, ये क्या है आर। सी से लेके पी तक की जो दूरी होती है इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस, यानी कि तिरजा, यानी कि वक्र तिरजा बोलते हैं। और ये हमारा फोकस। तो फोकस क्या होता है, यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर याद रखना है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। न्यूमेरिकल्स के अंदर आपका यूज में लाया जाएगा। जो आपकी फोकस होता है ये आपका रेडियस का क्या रहेगा, आधा यहाँ पर रहता है, ठीक है भाई। चलो भाई, अपर्चर यहाँ पर हो गया है, फोकस हो गया आपका, ठीक है। और फोकस से आपकी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होती है। मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पर पैरेलल आ रही है, तो वो कहाँ से निकलती है, आपकी फोकस में से ही निकलती है, ठीक है। तो ये बात आप, सॉरी यहाँ कर्वेचर में से निकाल दिया मैंने, फोकस में से आपकी निकलती है। तो सारी कुछ बेसिक पॉइंट थे, आपको पता ही होंगे। अब आता है आपका फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी आपकी क्या रहेगी। तो ये हमने वैसे कर ही लिया है फोकस लेंथ तो, ठीक है। एफ इज इक्वल टू आर बाई टू होता है, ये आपको याद रखना है। और आर आपका रेडियस ऑफ द कर्वेचर यहाँ पर होती है। अब आपको एक बात और याद रखनी है, क्या यू, इमेज डिस्टेंस, यानी कि वस्तु दूरी क्या होती है। तो ये आपकी ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की दूरी क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि यू। न्यूमेरिकल्स के अंदर इसके यूजेस हैं, तो ध्यान से इसको आपको देखना है। इमेज डिस्टेंस, इसको डिनोट किया जाता है वी से, और ये आपका डिस्टेंस रहेगा किसी से बीच में, इमेज और पोल के बीच में, यानी कि प्रतिबिंब और दर्पण के बीच में जो आपकी दूरी रहेगी इसे हम प्रतिबिंब दूरी कहेंगे। और वस्तु दूरी यानी कि यू, इसे हम कहेंगे वस्तु दूरी किसी से बीच में रहेगी, वस्तु और दर्पण के बीच में जो दूरी रहेगी उसे हम क्या बोलते हैं, यू, ठीक है। तो यू रहेगी आपकी वस्तु दूरी और वी रहेगी आपकी प्रतिबिंब। फोकस मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पर गलत बता दिया, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ आपको,
फोकस में से क्या होता है, ये इसके अंदर जब आपकी जो कोई रे परपेंडिकुलर आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो कहाँ से होकर निकलती है, आपकी फोकस से होकर निकलती है। और फोकस क्या होता है, यहाँ पर कन्वर्जिंग नेचर भी होता है। यहाँ पर आपकी क्या होती हैं, जो आपकी रेज ऑफ लाइट होती हैं वो मिलती भी हैं, मिलती हुई प्रतीत भी होती हैं और मिलती भी हैं, ठीक है। यानी कि जब आपका कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर के अंदर क्या होता है, आपकी जो कनकेव मिरर जो होता है आपका, उसका क्या होता है, कन्वर्जिंग नेचर होता है। कन्वर्ज मतलब मिलती हैं, जो रेज ऑफ लाइट होती हैं एक जगह पर आकर क्या होती हैं, वो क्या करती हैं, फ्यूज यानी कि मिलती हैं। लेकिन कन्वेक्स मिरर वाली बात करें तो वहाँ पर डाइवर्जिंग नेचर होता है, एक सोर्स से रेज ऑफ लाइट अलग अलग डायरेक्शन के अंदर क्या करती हैं, मूव करती हैं, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। और किसके बाद, रिफ्लेक्शन के बाद। मान लीजिए यहाँ पर आपका कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से क्या आएगी, परपेंडिकुलर आएगी। कहाँ से होकर निकलेगी, फोकस, आपकी फोकस में से होकर निकलेगी। चलिए भाई, नेक्स्ट आता है, हो गया ये हमारा सारा। चलो अब आता है आपका साइन कन्वेंशन, संकेत। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं भाई, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा गया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी कि जो आपकी वस्तु है वो बाईं ओर रखी गई है, बाईं ओर आपकी यहाँ पर वस्तु रखी गई है। अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन कैसे याद रखोगे, ये आपकी डायरेक्शन है इंसिडेंट लाइट की। मान लीजिए कोई लाइट इस साइड से आ रही है, तो जो आपकी आपतित, आपतित प्रकाश बोलते हैं इसको, हिंदी में देख लेना क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण तो नहीं होगा, आपतित प्रकाश होगा शायद, ठीक है। तो आपका जो इंसिडेंट लाइट है, इसकी जो डायरेक्शन है वो इस साइड में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इस साइड में है। तो यहाँ पर क्या क्या कन्वेंशन का यूज होगा वो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले आता है आपका हाइट, ठीक है। तो हाइट अगर ऊपर की तरफ हो, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ हो, तो हाइट हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अगर हाइट आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर हम हाइट को मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी हाइट क्या रहेगी, नेगेटिव देखने को मिलेगी, यानी कि नकारात्मक। ऊंचाई डाउनवर्ड्स यानी कि नीचे की दिशा में नकारात्मक रहेगी, ऊंचाई ऊपर की दिशा में आपकी पॉजिटिव यहाँ पर रहेगी, ठीक है। डिस्टेंस अगर हम लेफ्ट से लेफ्ट की तरफ अगर डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या होगा, आपका नेगेटिव रहेगा। अगर डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इस ये जो आपकी डायरेक्शन है इंसिडेंट लाइट की, इसी डायरेक्शन के अंदर अगर हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस को, तो रहेगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है। तो राइट साइड के अंदर यहाँ पर क्या रहेगा, डिस्टेंस पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड के अंदर हमारा डिस्टेंस क्या रहेगा, नेगेटिव। ये बात आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपको साइन कन्वेंशन का नहीं पता होगा तो न्यूमेरिकल आपसे सोल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, हाइट के बारे में, डिस्टेंस कैसे मेजर होगा, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जब डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो डिस्टेंस आपका पॉजिटिव होगा, इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जब हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो नेगेटिव होगा। हाइट ऊपर की डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव होगा, हाइट डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर यानी कि नीचे की डायरेक्शन के अंदर आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर दे भी रखा, जो सारी बातें मैंने आपको बातें, अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन, यानी कि इस परिपाटी के अनुसार सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव या लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापा जाता है। एक और पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, जो सभी दूरी होंगी, जो भी डिस्टेंस यहाँ से मापे जाएंगे वो पोल से मापे जाएंगे, यहाँ से मापे जाएंगे पोल से, ठीक है। जो भी दूरी मापी जाएगी वो पोल से मापी जाएगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे दे ही रखा है, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ सेम एज इंसिडेंट रे, जो आपकी आपतित प्रकाश, भाई आपतित प्रकाश है, परावर्तित बोला था मैं, आपतित प्रकाश, ठीक है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियों को धनात्मक लेंगे, और आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत जो आपकी दूरियां रहेंगी उनको ऋणात्मक यहाँ पर लिया जाएगा। ऊपर की डायरेक्शन के अंदर जो आपकी हाइट हम मापेंगे, यानी कि ऊंचाई जो हम मापेंगे उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक लेंगे, और जो नीचे की डायरेक्शन के अंदर नीचे की ओर जो मापी गई ऊंचाइयां हैं उनको क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं।
अब आता है आपका फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है, तो इसको समझने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। कोई रे ऑफ लाइट आई, इंसिडेंट लाइट, तो कहाँ से होकर गुजरी, फोकस के अंदर से गुजरी। मान लीजिए हम यहाँ पर कोई प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, तो इस प्लेन जब हम ये प्लेन ड्रॉ करेंगे, तो ये आपका कोई प्लेन ड्रॉ किया हमने, ठीक है। मान लीजिए इस ये जो प्लेन हमने ड्रॉ किया है, इसका जो बिंदु है वो क्या है, एफ है, और यहाँ से आपके अलग अलग एंगल्स देखने को आपको मिलते हैं। कोई रे ऑफ लाइट आती है, वो फोकस के अंदर से गुजरती है, और इसके ऊपर जब हम प्लेन ड्रॉ करते हैं तो उस प्लेन का जो आपका पॉइंट होता है वो क्या होता है, फोकल प्लेन। और ये आपका पोल के बिल्कुल क्या होता है, नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल के प्रिंसिपल एक्सिस के क्या देखने को मिलेगा, परपेंडिकुलर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बातें आपको यहां पर याद रखनी है, ठीक है। ये जो हमारा प्लेन हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, ये आपका क्या है, फोकल प्लेन यहां पर रहेगा, यानी कि दर्पण का फोकस तल। हिंदी में देख लेते हैं, यदि प्रकाश की समानांतर प्रैक्सियल बीम मुख्य अक्ष के साथ कुछ कोण बनाते हैं, ठीक है, आपतित होती है, तो परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के सामान्य होती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ये क्या होती हैं, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होती हैं, नॉर्मल आपको देखने को मिलती हैं, के माध्यम से एक विमान में एक बिंदु से अभिसरित होंगी या अपसरण करती दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये देख लेना भाई हिंदी में भी। अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, लास्ट पार्ट रहेगा, ठीक है। इतना ही करना था आज हमें, कुछ बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पर आज देख ली हैं, ठीक है। ये काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। मान लीजिए आपकी इन्फिनिटी के अंदर, कनकेव मिरर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, कैसी बनेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर, मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, यहाँ पर साइन कन्वेंशन के अंदर ऐड कर लेना, ठीक है, जो हमारा यूज में रहेगा। कन्वेक्स के अंदर कन्वेक्स मिरर की जो हम बात करते हैं, तो हम फोकल लेंथ को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं कन्वेक्स मिरर के अंदर। कॉनकेव की जब हम बात करते हैं, तो हम फोकल लेंथ को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। कन्वेक्स के अंदर, आपकी कन्वेक्स मिरर के अंदर फोकल लेंथ पॉजिटिव, और कनकेव के अंदर फोकल लेंथ क्या रहती है, नेगेटिव। लेकिन जो लेंस होता है उसके अंदर, कन्वेक्स लेंस के अंदर इसका अपोजिट हो जाता है, फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव हो जाएगी, और कॉनकेव लेंस के अंदर फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। फिलहाल हम मिरर की बात कर रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव के अंदर फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव ली जाएगी। और सारा ये जो भी डाटा है आपको ये अपने माइंड में घुसा लेना है, ठीक है भाई। अब इमेज जो आपकी फॉर्मेशन होती है वो हम यहाँ पर देखते हैं, लास्ट पार्ट है। कल आपको कन्वेक्स मिरर की बता दूंगा, ठीक है। कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, कॉनकेव लेंस की बात करेंगे, तो सारों की आपको इमेज फॉर्मेशन बता दूंगा। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ नहीं करना है भाई, आपको सीधा नंबरिंग करना है। यहाँ पर ये हमारा 1, यहाँ पर डालिए 2। जैसे मैं आपको नंबरिंग करवा रहा हूँ वैसे के वैसे नंबरिंग करनी है। 3, 4, ये हो गया हमारा 5, ठीक है, ये हो गया हमारा 6, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने नंबरिंग कर ली। अब उल्टे साइड से हम नंबरिंग, पहले तो हमने करी लेफ्ट से राइट, अब राइट से लेफ्ट हमें नंबरिंग करनी है। तो अब हमें नंबरिंग करनी होगी एफ से। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, कहाँ से, एफ से स्टार्ट करेंगे। फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर आता है आपका 5। अब 6 कहाँ पे आएगा, 6 तो हमारा हो गया मिसिंग। 6 इस साइड में नहीं आएगा, अब 6 आएगा आपका इस साइड के अंदर, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले आपको करनी है नंबरिंग। अब आपको मैं समझा देता हूँ कि क्या ये पूरा फालूदा है। अब आपको पूछेगा कि कनकेव मिरर के अंदर जो आपकी वस्तु है इन्फिनिटी पर रखी गई है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो 1 का आपका 1 के साथ यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा।
एक का किसके साथ बनेगा, एक के साथ ही प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पर बनेगा, फोकस पर आपका जो प्रतिबिंब है वो बनेगा। ऐसे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए कोई वस्तु आपकी इन्फिनिटी पर रखी गई तो उसका कनकेव मिरर के अंदर, तो उसकी जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, तो वो बनेगी आपकी फोकस के ऊपर। ठीक है, अब आता है आपका बियॉन्ड सी, यानी कि जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड यानी कि आगे रखी गई है। मान लीजिए दो है, मानना क्या है, दो ही है। बियॉन्ड यानी कि आगे रखी गई है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो दो की किसके साथ बनेगी, दो के साथ। कहाँ पर बनेगी इसकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि बियॉन्ड सी अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है कनकेव यानी कि अवतल दर्पण के अंदर, तो उसकी जो इमेज यानी कि छवि है कहाँ पर बनेगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्र के अंदर और फोकस के बीच में बनेगी। अब पूछेगा आपका, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा गया है तो उसकी छवि कहाँ पर बनेगी, तो अब बनेगी फिर उसकी किस पर, तीन पर। तीन पर क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर वस्तु आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी गई है तो उसकी जो छवि है वो भी कहाँ पर बनेगी, आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। अब आता है आपका फोर्थ, अगर आपकी जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी गई है तो उसकी जो छवि बनेगी बियॉन्ड सी आपकी बनेगी। ठीक है, सी से आपकी आगे बनेगी। अब आता है आपका क्या बच गया, पाँच, पाँच ही बन गया ना। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पर रखा गया है, ठीक है, तो उसकी छवि कहाँ पर बनेगी, तो उसकी छवि बनेगी आपकी अनंत यानी इन्फिनिटी पर। ठीक है, इन्फिनिटी पर बनेगी। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए, अगर छवि अगर ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु आपकी फोकस और पोल के बीच में रखी है तो उसकी छवि कहाँ पर बनेगी, तो इसकी बनेगी पीछे, किसके, कनकेव मिरर के पीछे आपकी बनेगी। ठीक है, अब इनका नेचर पूछा जाता है कि किस टाइप का नेचर रहेगा, और वो इस टाइप से क्वेश्चन घुमाता है कि अगर आपका अनंत पर कोई वस्तु रखी है तो उसका जो छवि आपकी यानी इमेज बनेगी उसका नेचर कैसा रहेगा। तो मैंने यहाँ पर बनाया है उल्टे साइड के अंदर, नीचे रख रखा है ना, तो सारी इमेजेस कैसी रहेंगी, ये इन्वर्टेड यानी कि उल्टी रहेंगी, इन्वर्टेड रहेंगी और रियल रहेंगी, वास्तविक और उल्टी, वास्तविक और उल्टी। ठीक है, इस साइड में जो भी आपकी इमेज बन रही है ये आपकी रियल और इन्वर्टेड बनने वाली है। अब हमारी जो इमेज है सिक्स्थ, ये आपकी लेफ्ट साइड में तो बन नहीं रही, यहाँ पर बन रही है ना, तो ये कैसी बनेगी आपकी वर्चुअल, ऊपर है तो इरेक्ट यानी कि सीधी, ये आभासी है आपकी। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट यहाँ पर बनेगी। अगर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसकी जो छवि है वो कहाँ पर बनेगी, आपकी जो आपका कनकेव मिरर है उसके पीछे बनने देखने को मिलती है। अब इनका आकार पूछा जाता है, तो लेफ्ट से राइट जो साइज है वो क्या होता है आपका, बढ़ता है। लेफ्ट से राइट क्या होता है आपका, साइज बढ़ता है। तो सबसे छोटा साइज कहाँ पर बनेगा, यानी बिंदु आकार की छवि आपको देखने को मिलेगी फोकस पर। ठीक है, इससे थोड़ी सी बड़ी बनेगी आपकी। ठीक है, इससे थोड़ी सी बड़ी, किससे, जो इमेज आपकी फोकस पर बनेगी उससे थोड़ी सी बड़ी बनेगी। सी पर तीन और तीन आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बनेगी, समान छवि आपको देखने को मिलेगी। 4 पर जो आपकी छवि बनेगी ये बड़ी रहेगी। 5 पर बनेगी आपकी बहुत बड़ी, 5 पर बनेगी आपकी बहुत बड़ी। ठीक है, और इससे यहाँ पर भी बनेगी आपकी, छठे पे भी आपकी बड़ी। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है, लेफ्ट टू राइट आपका साइज क्या करता है, बढ़ता रहता है। लेकिन एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो ओवरलैप यहाँ पर कर रहा है वहाँ पर आपको समान इमेज यानी कि समान छवि का आकार देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, और ये यहाँ पर टेबल भी मैंने आपको दे रखी है, जो मैंने आपको बता दी है। एट इन्फिनिटी अनंत पर रखी गई तो हमने कहाँ पर इमेज बनाई, फोकस पर। कैसी बनी, हाईली डीमाइनाइज्ड पॉइंट साइज्ड, अत्यधिक छोटे साइज की यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। बियॉन्ड सी यानी कि सी से परे रखी थी तो कैसी बनी थी, कहाँ पर बनी थी, बिटवीन एफ और सी बनी थी ना। देखो यहाँ पर सी से परे मैंने जब रखी थी तो बिटवीन सी और एफ बनी थी बिल्कुल। ऐसे ट्रिक कोई नहीं बताने वाला आपको। और जो साइज था वो डिमाइनाइज था यानी कि छोटा था। कैसी बनी थी हमारी, रियल और इन्वर्टेड आपको देखने को मिली थी। फिर आता है आपका एट सी,
अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है सी पर रखा गया तो उसकी जो छवि थी कहाँ पर बनेगी, सी पर। हमने कहाँ पर बनाई थी भाई, हमने बनाई थी सी पर। ठीक है, तो इसका जो साइज था वो सेम साइज का था, यानी कि समान साइज का था। रियल और इन्वर्टेड, लेफ्ट साइड में सारी आपकी वास्तविक और उल्टी छवि आपको देखने को मिली थी। अब आता है आपका बिटवीन सी और एफ। तो सी और एफ के बीच में जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, सी और एफ के बीच में जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, तो सी से परे छवि बनी थी। ये देखो सी से परे है ये, तो सी से परे आपकी यहाँ पर छवि बनी थी, बड़ी बनी थी, वास्तविक और उल्टी। एफ पर रखी तो अनंत पर बनेगी, अत्यधिक विवर्धित यानी कि हाईली एनलार्ज्ड। बिटवीन एफ पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ रखेंगे तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे आपकी बनेगी एनलार्ज्ड, बनेगी आभासी और सीधा, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। यहाँ पर आपको कोई भी डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने ट्रिक के माध्यम से पूरी टेबल मैंने आपको यहाँ पर याद करवा दी है। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और नेक्स्ट वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, अगर बच्चे देखेंगे ही नहीं, बच्चे जुड़ेंगे ही नहीं, तो क्या करेंगे बनाकर, फालतू में अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। लेकिन मैंने आपको बोला है कि मैं आपकी साइंस कंप्लीट करवाऊंगा, तो आप अभी आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और रैंकर्स IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी पुलिस वाला टेलीग्राम चैनल हमने आपके लिए बना दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।